दिल्ली में हुई उस गंदी कायराना हरकत के बाद भारत के प्रधानमंत्री क्रोध से कांप उठे। उनकी आवाज में ऐसा तूफानी गुस्सा था कि पूरा वॉर रूम सन्न रह गया। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, अब बस, इस वार की कीमत वह देश अपनी सरहदों समेत चुकाएगा जिसने हमारी धरती को ललकारने की जुर्रत की। आज की रात उनके नक्शे बदल जाएंगे। उधर पड़ोसी देश का प्रधानमंत्री डर से पसीने पसीने था। उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था कि वह आने वाले तूफान को रोकने में पूरी तरह नाकाम है और विनाश उसकी दहलीज पर खड़ा है। जैसे ही भारतीय विशेष बलों ने दुश्मन के गहरे पहाड़ी इलाकों में अपनी छिपी हुई पोजीशन स्थापित की, पूरी घाटी में एक अजीब सा तनाव फैल गया था, क्योंकि पिछले 48 घंटों की तेज कार्रवाई ने दुश्मन के भीतर ऐसी खलबली मचा दी थी जिसे वे छुपाने की लाख कोशिश कर रहे थे। पर सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट्स यह साफ दिखा रहे थे कि उनके सभी कमांड सेंटर्स में अफरा तफरी मची हुई है और अब इस ऑपरेशन का केंद्र वह विशाल पहाड़ी क्षेत्र था जिसे दुश्मन अपनी सबसे सुरक्षित सीमा मानता था। लेकिन भारत की नजरों में अब वह सिर्फ एक कमजोर कड़ी था जिसे तोड़ना बेहद जरूरी था। दोस्तों, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अब आ चुका है। बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, चैनल पर आगे बढ़ने से पहले आप देश के किस जगह किस कोने से बैठकर के यह वीडियो देख रहे हैं, इसे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप भारत की इस कूटनीतिक क्षमता और भारत की तरफ से लगातार किए जा रहे प्रयासों को लेकर के आप सच में देशवासी मानते हैं तो कम से कम कमेंट बॉक्स में भारत के लिए एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अब देरी ना करते हुए असल मुद्दे पर आते हैं। पिछले हमले के मास्टरमाइंड यहीं के गुप्त ठिकानों से नियंत्रित होते थे और यही वह क्षेत्र था जहां से कई सालों से योजनाबद्ध तरीके से घुसपैठ की कोशिशें की जाती थीं। लेकिन इस बार भारत ने भी तय कर लिया था कि यह खेल अब खत्म होगा। ऑपरेशन के पहले चरण में भारतीय कमांडो ने जिस सटीकता से दुश्मन की सप्लाई लाइन को घेरा था, उसने न केवल उनकी रणनीति को तहस नहस कर दिया बल्कि यह भी दिखा दिया कि भारत किसी भी कीमत पर यह मिशन पूरा करके ही लौटेगा। और अब कमांड के नए आदेश में यह साफ कर दिया गया था कि अगला उद्देश्य दुश्मन के उस अत्यंत गुप्त सेंट्रल कोड हब पर कब्जा करना है जहां से उनकी पूरी डिजिटल युद्ध प्रणाली संचालित होती थी, क्योंकि उस हब को खत्म करते ही दुश्मन की कम्युनिकेशन रीढ़ टूट जाएगी और पूरी घाटी में मौजूद सभी छोटी बड़ी चौकियां अपने अपने हाल पर छोड़ दी जाएंगी। और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए रात के ठीक 2:41 पर भारतीय कमांडो की एक विशेष टुकड़ी बिना किसी रोशनी, बिना किसी आवाज और बिना किसी ट्रेल के पहाड़ी चट्टानों से नीचे उतरने लगी, जहां घना जंगल था और जमीन पथरीली भी, मगर कमांडो का हर कदम नाप तौल कर रखा गया था। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस के धुएं से भी लोकेशन ट्रेस हो सकती थी, इसलिए जवान अपने मास्क के भीतर विशेष ताप नियंत्रण सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे। रास्ते में कई जगह दुश्मन ने थर्मल सेंसर लगाए थे, लेकिन भारतीय तकनीकी दल ने पहले ही उन सेंसरों की आवृत्ति मापकर उनके ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ लिए थे और उसी ब्लाइंड स्पॉट से होकर कमांडो आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक जंगल के भीतर बहुत धीमी ध्वनि सुनाई दी, जैसे कोई सूखी टहनी किसी ने पैर से तोड़ी हो, और पलक झपकते ही भारतीय कमांडो ने अपनी पोजीशन बदलते हुए पूरे इलाके को माइक्रो स्कैन किया, जिसमें पता चला कि दुश्मन की एक मिनी पेट्रोलिंग यूनिट उसी दिशा में घूम रही थी जहां से भारतीय दस्ते को आगे बढ़ना था। लेकिन कमांडो ने मुकाबला करने के बजाय उन्हें कुछ सेकंड तक चुपचाप निरीक्षण किया और फिर उनके गुजर जाने का इंतजार किया, क्योंकि इस समय लक्ष्य लड़ाई करना नहीं बल्कि दुश्मन के सबसे बड़े सिस्टम को निष्क्रिय करना था। और जैसे ही दुश्मन की यूनिट आगे बढ़ी, भारतीय कमांडो ने अपनी गति और बढ़ा दी और केवल 19 मिनट में वे उस पहाड़ी की तलहटी पर पहुंच गए जहां ऊपर एक प्राकृतिक गुफा बनी हुई थी जो बाहर से देखने में बिल्कुल साधारण लगती थी। लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों को पता था कि इसी गुफा के अंदर एक नकली दीवार के पीछे गुप्त कम्युनिकेशन हब बना हुआ है। और जब टीम वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि प्रवेश द्वार पर कोई गार्ड नहीं था, जो थोड़ा असामान्य था। लेकिन साइबर टीम के लेफ्टिनेंट ईशान ने तुरंत अंदाजा लगाया कि दुश्मन ने गुफा के अंदर ऑटोमेटेड सुरक्षा तंत्र लगाया होगा, जिसमें लेजर ग्रिड और साइलेंट अलार्म दोनों शामिल होंगे। इसलिए उन्होंने दीवार स्कैनर को सक्रिय किया और पाया कि दीवार के बिल्कुल ऊपर एक अत्यंत सूक्ष्म सेंसर लगा है जो मानव शरीर की गर्मी को डिटेक्ट करने पर एक्टिव हो जाता है। इसलिए टीम ने ताप नियंत्रित शील्ड का इस्तेमाल करके उस ग्रिड को बाईपास किया और बिना किसी शोर के दीवार के अंदर प्रवेश कर गए। अंदर प्रवेश करते ही गुफा पहली नजर में पूरी तरह खाली दिख रही थी, लेकिन जैसे ही ईशान ने अपना पोर्टेबल डिजिटल स्कैनर सक्रिय किया, दीवार की बाईं तरफ एक छिपी हुई पैनल लाइन दिखाई दी, जिसे खोलने पर एक भूल भुलैया जैसी लंबी सुरंग सामने आ गई।
और जैसे ही टीम अंदर बढ़ी तो धातुओं के हल्के कंपन से समझ आया कि अंदर कहीं बड़ा सिस्टम चल रहा है। और जब वे आगे पहुंचे तो उनके सामने दुश्मन का असली हब था, एक विशाल कमरा जिसमें दर्जनों स्क्रीन, सैटेलाइट रिले यूनिट्स, एन्क्रिप्टेड ट्रांसमीटर और कई बैकअप सिस्टम लगे हुए थे। और उनकी सुरक्षा के लिए ऑटोमेटेड गन ट्रेड्स छत से जुड़े थे। लेकिन भारतीय टीम ने पहले ही उनकी आवृत्ति पकड़ ली थी और एक विशेष ब्लैक वेव पल्स डालकर उन सभी टरेट्स को 90 सेकंड के लिए निष्क्रिय कर दिया। अब असली चुनौती थी उस मुख्य सेंट्रल कोर मॉड्यूल को हासिल करना, जिसे दुश्मन ने ट्रिप कोड से लॉक किया हुआ था, जिसका मतलब था कि गलत कोड डालते ही पूरा सिस्टम खुद ब खुद ध्वस्त हो जाता और भारत को कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए लेफ्टिनेंट ईशान ने अपने एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के कोड को पैटर्न ब्रेकिंग तकनीक से डिक्रिप्ट करना शुरू किया। लेकिन दुश्मन ने कोड को इस तरह डिजाइन किया था कि 60 सेकंड तक कोई भी पैटर्न दोहराया नहीं जाता था। पर ईशान ने उनके कोड के अंदर एक सूक्ष्म गलती खोज ली। दुश्मन हर 17वें सेकंड के बाद 2 नंबरों का समान अनुपात इस्तेमाल करता था और इसी अनुपात को पकड़ते हुए उन्होंने 4 मिनट 38 सेकंड में पूरा कोर मॉड्यूल खोल दिया। और जैसे ही मॉड्यूल खुला, उसमें से दुश्मन के सभी गुप्त संदेश, लोकेशंस, उनके सभी सक्रिय ठिकानों की स्थिति और उनकी अगली योजना का पूरा ब्लूप्रिंट बाहर आ गया और टीम ने तुरंत एक पोर्टेबल डेटा कलेक्टर से पूरे सिस्टम को कॉपी कर लिया। लेकिन तभी अचानक गुफा के बाहर अलार्म बज उठा। दुश्मन को पता चल चुका था कि गुफा में कोई घुस चुका है और अगले 40 सेकंड में उनका पूरा दस्ते वहां पहुंचने वाला था। भारतीय कमांडर ने तुरंत आदेश दिया कि टीम 2 हिस्सों में बांट जाए। पहला हिस्सा डेटा लेकर सुरक्षित रास्ते से बाहर निकले और दूसरा हिस्सा दुश्मन को कुछ देर तक उलझाए रखे ताकि असली जानकारी भारत तक पहुंच सके। जैसे ही पहला दल बाहर निकला, दूसरा दल गुफा की गहराई में एक रणनीतिक पोजीशन ले चुका था और उन्होंने दुश्मन को गलत दिशा में ले जाने के लिए अपनी लोकेशन को 3 अलग अलग जगहों पर डुप्लीकेट किया, जिससे दुश्मन को लगा कि अंदर कई टीमों ने घुसपैठ की है, जबकि वास्तविकता यह थी कि सिर्फ 4 कमांडो वहां मौजूद थे। बाहर तेज कदमों की आवाज बढ़ती जा रही थी। दुश्मन काफी गुस्से में था और अंधाधुंध फायरिंग करते हुए गुफा में प्रवेश कर रहा था। लेकिन भारतीय कमांडो ने गोलियों का जवाब देने के बजाय केवल कंफ्यूजन पैदा किया। धुएं के बीच आवाज नियंत्रक डिवाइस डालकर उन्होंने दुश्मन को भ्रमित कर दिया कि कमांडो उनकी दाईं तरफ हैं, जबकि वे बाईं ओर से पीछे की सुरंग में फिसलकर गुफा से बाहर निकल चुके थे। और जब बाहर पहुंचे तो वहां उनका पहला दल पहले ही चट्टानों से नीचे उतरते हुए सुरक्षित दूरी बना चुका था। गुफा के भीतर दुश्मन को जब तक सच का अंदाजा लगा, भारतीय कमांडो 3 किलोमीटर दूर जंगल के भीतर पहुंच चुके थे, जहां से उन्हें बाहर निकालने के लिए एक विशेष हेलीकॉप्टर पहले ही मोड साइलेंट में उड़ान भर चुका था। और जैसे ही टीम सुरक्षित हेलीजोन पर पहुंची, पूरे ऑपरेशन का डेटा मुख्यालय तक पहुंचाया गया और वहां उपस्थित सभी शीर्ष अधिकारी स्तब्ध रह गए, क्योंकि डेटा में साफ दिख रहा था कि दुश्मन अगले कुछ दिनों में कई और बड़े प्रयास करने वाला था। लेकिन अब भारत के हाथ में उनका पूरा ब्लूप्रिंट था और यह जानकारी आने वाले चरणों की सबसे निर्णायक जीत साबित होने वाली थी। जैसे ही भारतीय कमांडो टीम ने दुश्मन के सुपर एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन बंकर का सिस्टम लाइव डिक्रिप्ट किया, उसी क्षण भारत के सैन्य नेतृत्व को यह समझ आने लगा कि अब खेल सिर्फ सीमाओं का नहीं बल्कि समय और दिमागर का बन गया है, क्योंकि डिक्रिप्ट सिस्टम में मौजूद डेटा ने एक ऐसा रहस्य खोल दिया था जिससे साबित हो रहा था कि पाकिस्तान की सेना पूरे पीओके में एक काउंटर लाइटनिंग स्ट्राइक की तैयारी कर रही थी, जिसमें वे भारत की अग्रिम चौकियों पर एक साथ कुल 14 सेक्टरों में हमला करने वाले थे ताकि भारत को भ्रमित किया जा सके और पीओके में भारत के गहराई तक पहुंच चुके कमांडो को सप्लाई और समर्थन से काट दिया जाए। लेकिन भारतीय कमांड को यह पता चलते ही स्थिति कुछ ही मिनटों में बदल गई, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन के नक्शे, कोड और समय सीमा अब भारत के हाथ लग चुके थे। और जैसे ही यह सूचना दिल्ली के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद तक पहुंची, वहां मौजूद सभी अधिकारी एक पल के लिए सन्न रह गए, क्योंकि पाकिस्तान जिस ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था वह केवल सीमित युद्ध नहीं बल्कि एक ऐसा डिस्ट्रक्शन मॉडल था जिसमें भारत को एक बड़े भूभाग में दबाव में लाने की योजना थी। पर अब यह सारी योजना भारत की मेज पर थी और भारत ने तुरंत जवाबी रणनीति बनाना शुरू कर दिया। उधर पीओके में भारतीय कमांडो उस बंकर के अंदर मौजूद सभी डेटा को एक पोर्टेबल क्वांटम चिप में कॉपी कर रहे थे कि तभी अचानक बंकर की दीवारों में लगे सेंसर बीप करने लगे, जिनसे पता चला कि दुश्मन की एक बड़ी टुकड़ी बंकर की ओर तेजी से बढ़ रही है और उनके पास भारी हथियार भी हैं। इसका मतलब यह था कि दुश्मन को किसी तरह पता चल गया था कि यह बंकर भारत के कब्जे में आ चुका है और वे किसी भी हालत में इसे नष्ट करना चाहते थे। लेकिन भारतीय कमांडो बिना घबराए अपने प्लान के अनुसार पोजीशन में आ गए।
बंकर की संकरी सुरंगों के अंदर नाइट वोल्व्स ने डार्क ऑप्टिक विजन एक्टिव किया, जबकि शैडो रेजिमेंट ने ऊंची चोटी से दुश्मन की मूवमेंट ट्रैक करना शुरू कर दिया और हॉक स्ट्राइक टीम बंकर के पिछले हिस्से से बाहर निकलकर उस पहाड़ी दर्रे पर जा पहुंची जहां से दुश्मन की टुकड़ी को आगे बढ़ना था। जैसे ही दुश्मन करीब आया, भारतीय कमांडो ने गोलीबारी करने के बजाय एक ऐसी चाल चली जिसे दुश्मन जीवन भर याद रखेगा। कमांडो ने दुश्मन के आने वाले रास्ते पर कुछ ऐसे साइलेंट माइंस लगा दिए जो फटते नहीं थे, बल्कि दुश्मन के वाहनों और हथियारों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जाम कर देते थे। और हुआ भी वही। जैसे ही दुश्मन की पहली गाड़ी उस इलाके में पहुंची, उसकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली अचानक से बंद हो गई। हथियार लॉक हो गए, गाड़ी रुक गई और पीछे आने वाले वाहनों में अफरा तफरी फैल गई। और इससे पहले कि दुश्मन समझ पाता कि आखिर हो क्या रहा है, भारतीय शैडो रेजिमेंट ने पहाड़ी चोटी से नीचे उतरते हुए इतनी सटीकता से मुकाबला शुरू किया कि दुश्मन कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। बंकर के अंदर बाकी भारतीय कमांडो ने भी अपनी पोजीशन बदल ली ताकि अगर दुश्मन अंदर घुसे तो उन्हें चकमा देकर बाहर की खुली जमीन की ओर खींचा जा सके, जहां नाइट वोल्व्स पहले से ही जाल बिछाकर बैठे थे। करीब 17 मिनट तक चले इस संघर्ष में दुश्मन की पूरी बटालियन पीछे हटने पर मजबूर हो गई और जब वे भागकर जंगल की ओर भागे तो भारतीय कमांडो ने सिर्फ 3 स्टील्थ ड्रोन से जंगल के ऊपरी हिस्से में उनका रास्ता रोक दिया, जिससे दुश्मन और ज्यादा बिखर गया। इसी बीच भारत के सेना मुख्यालय को रॉ की यह भी रिपोर्ट मिली कि चीन की ओर से पाकिस्तान को मदद के नाम पर कुछ सैन्य सलाह भेजी गई है। लेकिन जब भारत की सेना द्वारा कब्जे में लिए गए कम्युनिकेशन बंकर से मिले कोड का विश्लेषण किया गया तो यह भी सामने आ गया कि चीन सिर्फ सलाह दे रहा था, सीधे मैदान में उतरने की हिम्मत नहीं दिखा रहा, क्योंकि भारत पहले ही अपनी सैटेलाइट और नौसेना को उच्च सतर्कता पर ला चुका था। यह सब स्थिति देखकर भारत ने यह तय कर लिया कि अब इंतजार करने का समय खत्म हो चुका है और पीओके को चरणबद्ध तरीके से अपने नियंत्रण में लेना ही होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि आगे आने वाला इलाका पाकिस्तान की रेड वॉल जोन के अंदर आता था, जहां भारी हथियार, मिसाइल सिस्टम और विदेशी लड़ाकों की तैनाती थी। पर भारतीय सेना ने अपनी साइबर इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए इन सभी ठिकानों की पूरी लोकेशन, गहराई और क्षमता को पहचान लिया था। और जैसे ही रात के 3:40 पर दिल्ली से अंतिम आदेश मिला, फेज डेल्टा शुरू करो, पीओके के पहाड़ों में एक ऐसी हलचल शुरू हुई जिसे देखकर पाकिस्तान की सेना घुटनों पर आने वाली थी। उसी समय 3 दिशाओं से भारतीय स्पेशल यूनिट्स दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों की ओर बढ़ीं। हॉक स्ट्राइक टीम ऊंचाई वाले इलाके से, शैडो रेजिमेंट पथरीले दर्रों से और नाइट वोल्व्स जंगलों के भीतर से, ताकि दुश्मन को तीनों दिशाओं से घेर लिया जाए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, मौसम और कठिन होता जा रहा था। तेज बर्फीली हवाएं चल रही थीं, तापमान तेजी से नीचे गिर रहा था, बादल इतने नीचे थे कि लगता था हवा में धुआं तैर रहा हो। लेकिन भारतीय कमांडो बिना रुके आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह ऑपरेशन सिर्फ जमीन कब्जा करने का नहीं, बल्कि भारत पर हुए हमले का निर्णायक जवाब है। और अचानक पहाड़ी की दूसरी ओर से गोलियों की आवाज गूंजने लगी। यह दुश्मन की रेड वॉल स्नाइपर यूनिट थी, जो अपने तेज हमलों के लिए जानी जाती थी। लेकिन भारतीय कमांडो पहले से तैयार थे। जैसे ही पहली गोली चली, शैडो रेजिमेंट ने रिवर्स एंगल फायरिंग की तकनीक अपनाते हुए स्नाइपर्स की लोकेशन को सिर्फ 11 सेकंड में पकड़ लिया और फिर रात के अंधेरे में एक साथ 12 साइलेंट शॉटें चलाईं, जिससे दुश्मन की स्नाइपर यूनिट पूरी तरह खत्म हो गई। इसके बाद कमांडो आगे बढ़े तो सामने दुश्मन का मुख्य सिग्नल इंटरसेप्शन टावर दिखाई दिया, जो पीओके की सबसे बड़ी संचार सुविधा थी और इसी के जरिए पाकिस्तानी सेना सभी यूनिटों को निर्देश भेजती थी। और अगर भारत इसे नष्ट कर देता तो दुश्मन की कई यूनिट्स बिना आदेश के भटक जाती। इसलिए भारतीय टीम ने इस टावर पर कब्जा करने की योजना बनाई और जैसे ही वे टावर के करीब पहुंचे, दुश्मन ने पहली बार एंटी ड्रोन गन का इस्तेमाल किया ताकि भारतीय ड्रोन को निष्क्रिय किया जा सके। लेकिन भारतीय कमांडो ने तुरंत अपना घोस्ट मोड ड्रोन सिस्टम एक्टिव कर दिया, जो दुश्मन की एंटी ड्रोन गन को धोखा देकर अलग दिशा में सिग्नल भेजता था। कुछ ही मिनटों में भारतीय ड्रोन टावर की सुरक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर चुके थे और कमांडो बिना आवाज किए टावर की दीवार पर चढ़ गए। अंदर घुसे, बिजली काटी, दुश्मन को बेहोश किया और पूरे टावर को कब्जे में ले लिया। इस जीत का मतलब था कि पाकिस्तान की पूरी संचार प्रणाली अब भारत की मुट्ठी में थी। और फिर भारतीय कमांडो ने टावर से मिले फाइलों को कॉपी करते हुए एक और चौंकाने वाला रहस्य खोजा। पाकिस्तान का अगला आदेश अपने सैनिकों को पीछे हटने का नहीं, बल्कि आत्मघाती मोड में लड़ने का था। यानी वे आखिरी सैनिक बचने तक लड़ने वाले थे। लेकिन भारत ने यह योजना समय रहते जान ली। इसलिए भारतीय कमांड ने तुरंत तीनों स्पेशल यूनिट्स को एक ही जगह पर मिलकर त्रिकोणीय घेराबंदी बनाने का आदेश दिया, ताकि दुश्मन चाहे कहीं से भी हमला करे, वह पकड़ा जाए।
और जैसे ही सुबह होने लगी, आसमान के हल्के नीले रंग में बर्फ की चादर चमकने लगी। पहाड़ों की चोटियों पर सूरज की पहली किरण पड़ी और उसी पल भारत की तीनों यूनिट्स ने एक साथ आगे बढ़कर दुश्मन की पूरी रेड वॉल जोन पर ऐसा कब्जा किया कि पाकिस्तान की सेना ने पहली बार यह महसूस किया कि पीओके अब उनके हाथ से निकल चुका है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान भारतीय कमांडो ने न सिर्फ दुश्मन को हर दिशा से मात दी, बल्कि यह भी साबित किया कि तकनीक, रणनीति और साहस अगर साथ हो तो पहाड़, मौसम और दुश्मन कोई भी रुकावट नहीं बन सकता। और अब भारतीय सेना पीओके के उस हिस्से में पहुंच चुकी थी जिसे पाकिस्तान अपनी अंतिम रक्षा रेखा कहता था, और आने वाले कुछ घंटों में भारत इतिहास लिखने वाला था। वह इतिहास जिसे महासत्ता बनने के रास्ते पर भारत का सबसे बड़ा कदम कहा जाएगा। जैसे जैसे डीप स्ट्राइक फेज 4 की शुरुआत का समय नजदीक आने लगा, वैसे वैसे भारत के मिलिट्री ऑपरेशन रूम में फैला हुआ तनाव अब धीरे धीरे एक ऐसी ऊर्जा में बदल रहा था जिसे महसूस तो हर अधिकारी कर रहा था, लेकिन व्यक्त कोई नहीं कर पा रहा था। क्योंकि इस बार मिशन सिर्फ पीओके के अंदर मौजूद दुश्मन ढांचे को तबाह करने का नहीं था, बल्कि उस पूरे इलाके की असल शक्ति को तोड़ना था जो पाकिस्तान पिछले कई दशकों से भारत के खिलाफ युद्ध चलाने के लिए इस्तेमाल करता आया था। और यही कारण था कि इस भाग में सबसे खतरनाक, सबसे गुप्त और सबसे निर्णायक कार्रवाइयां होने वाली थीं। उसी समय बर्फीली चोटियों के बीच तैनात भारतीय ऑर्बिटर एक्स ड्रोन ने एक ऐसी गतिविधि पकड़ ली जिसने पूरे ऑपरेशन रूम में बैठे अधिकारियों की धड़कनें रोक दी। क्योंकि पहली बार यह स्पष्ट हुआ कि पाकिस्तान ने अपनी 2 टॉप सीक्रेट मोबाइल मिसाइल यूनिट्स, जिनके होने का संदेह तो था लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं था, उन्हें रात के अंधेरे में पीओके के जंगलों के भीतर शिफ्ट किया है। और उनकी मूवमेंट यह संकेत दे रही थी कि पाकिस्तान किसी बड़े जवाब के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन भारत ने पहले ही इस संभावना को अपने प्लान में शामिल कर लिया था, क्योंकि रॉ ने हफ्तों पहले ही इस बात की गोपनीय रिपोर्ट दी थी कि पाकिस्तान की जे बैटालियन नाम की मिसाइल यूनिट अचानक गायब हो गई है। और अब ड्रोन फीड यह साफ कर रही थी कि वह यूनिट पीओके के भीतर उसी इलाके में तैनात की जा रही थी जो भारत की 3री कमांडो ब्रिगेड के रास्ते में पड़ता था। यह जानकारी मिलते ही सेना प्रमुख ने बिना समय गंवाए थंडर वेव प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर दिया, जिसका मतलब था कि भारत अब दुश्मन की मिसाइल तैनाती को किसी भी कीमत पर रोकने वाला है। और यह प्रोटोकॉल सक्रिय होते ही भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स ने आसमान में एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पर्दा खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान की मिसाइल यूनिट्स आपस में भी संपर्क नहीं कर पा रही थीं। और यही वह क्षण था जहां से भारत का 3रा मिशन असली खतरे के बीच उतरने लगा। इसी बीच पहाड़ियों में तैनात भारत की साइलेंट वाइपर टीम ने एक गुप्त रूट पकड़ा जो सीधे उस पहाड़ी घाटी के अंदर जाता था जहां पाकिस्तान की मोबाइल मिसाइल यूनिट्स छिपाई जा रही थीं। लेकिन इस रास्ते की समस्या यह थी कि वहां हर 50 मीटर पर मोशन ट्रैप, साउंड सेंसर और छिपे हुए थर्मल अलार्म लगे हुए थे, जिनमें से किसी एक ने भी एक्टिवेट हो जाने पर पूरा घाटी सेक्टर अलर्ट हो जाता। इसलिए भारतीय कमांडो ने अपनी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट मूवमेंट तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसमें सैनिक अपनी गति को हवा की गति के साथ सिंक करके चलते हैं ताकि सेंसर प्राकृतिक गतिविधि और इंसानी गतिविधि में फर्क नहीं कर पाएं। और इसी तकनीक की वजह से साइलेंट वाइपर टीम दुश्मन की सुरक्षा लाइन को बिना छुए आगे बढ़ती चली गई, जबकि दूसरी ओर भारत की शैडो रेजिमेंट ने सबसे ऊंची चोटी पर खुद को तैनात कर लिया था ताकि जैसे ही जरूरत पड़े वे दुश्मन की मिसाइल यूनिट को सटीक शॉट्स से निष्क्रिय कर सकें। लेकिन असली चुनौती अब सामने आने वाली थी, क्योंकि दुश्मन की मिसाइल यूनिट को सुरक्षित रखने के लिए पाकिस्तान ने अपने विदेशी लड़ाकों की रेड सर्कल फोर्स को आगे लगाया था, जो रात में बिना किसी लाइट, बिना आवाज और बिना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के उमजिकते थे और उन्हें ट्रैक करना लगभग असंभव था। लेकिन भारत की फेज डिटेक्ट इको रेंज तकनीक ने उनकी हल्की सी धड़कन, उनके जूते की जमीन पर पड़ी कंपन और हवा में आए छोटे से बदलाव को भी पकड़ लिया, जिससे भारतीय कमांडर को ठीक ठीक पता चल गया कि दुश्मन की फोर्स कितनी संख्या में है, उनकी पोजीशन क्या है और वे किस दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। इसी बीच रॉ के फील्ड ऑपरेटिव ने एक चौंकाने वाली जानकारी दी कि रेड सर्कल फोर्स सिर्फ मिसाइल यूनिट की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि भारत की 3री ब्रिगेड पर पीछे से हमला करने की योजना बना रही है ताकि भारत का पूरा मिशन बाधित हो जाए। लेकिन भारतीय ऑपरेशन कमांड ने तुरंत प्लान बदला और नाइट वोल्व्स को आदेश दिया गया कि वे जंगलों के भीतर उतरकर दुश्मन की इस यूनिट को रोकें, जबकि साइलेंट वाइपर टीम मिसाइल यूनिट के और करीब पहुंची और उसी समय अचानक पहाड़ियों में तेज गर्जना सुनाई दी। दुश्मन ने अपनी मिसाइल यूनिट्स को हाफ लॉक मोड में डाल दिया था, यानी वे कुछ ही मिनटों में लॉन्च करने की तैयारी में थे। लेकिन यह जानकारी मिलते ही भारतीय आर्टिलरी कंट्रोल ने इलेक्ट्रो न्यूल स्ट्राइक प्रोग्राम चालू किया, जिसमें भारतीय हाई फ्रीक्वेंसी एमिटर टॉवर्स ने ऐसी वेव छोड़ी कि दुश्मन की मिसाइल के डिजिटल कंट्रोल सिस्टम फ्रीज हो गए और मिसाइल लॉन्च नहीं हो पाई।
अब भारत के पास केवल 5 मिनट थे, क्योंकि पाकिस्तान को यह समझते देर नहीं लगने वाली थी कि उसकी यूनिट फ्रीज की गई है और वह इस फ्रीज को रीसेट करने का प्रयास करने वाला है। इसलिए भारतीय साइलेंट वाइपर टीम ने अब रफ्तार बढ़ा दी और वे सीधे मिसाइल काफिले तक पहुंच गए, जहां उन्होंने सबसे पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई लाइन काटी, फिर उसके टायरों में लगे हाइड्रोलिक फोर्स्ड मॉड्यूल को निष्क्रिय किया, और जब दुश्मन के गार्ड्स सक्रिय हुए तो भारतीय टीम ने नाइट साइलेंसर ब्लेड से उन्हें बेआवाज तरीके से अक्षम कर दिया। और जैसे ही मिसाइल यूनिट पूरी तरह भारत के नियंत्रण में आई, शैडो रेजिमेंट ने अपने टर्मिनल से इसे सेफ शटडाउन मोड में डाल दिया ताकि दुश्मन इसे दोबारा सक्रिय न कर सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि मिसाइल यूनिट के पकड़े जाने के बाद पाकिस्तान ने अपनी एयर रिस्पांस यूनिट को तुरंत सक्रिय कर दिया और लगभग 11 मिनट में 4 फाइटर जेट्स पीओके की घाटियों की ओर बढ़ने लगे। लेकिन भारत पहले ही तैयार था और राफेल स्क्वाड्रन 39 आसमान में तैनात कर दी गई, जिसने बिना भारतीय सीमा में आए दुश्मन की एयर यूनिट को पीछे धकेल दिया। और इसी बीच नाइट वोल्व्स ने गहरे जंगलों में रेड सर्कल फोर्स को ट्रैप कर लिया, जहां 14 मिनट के भीतर पूरा ऑपरेशन खत्म हो गया। अब स्थिति यह थी कि दुश्मन की मिसाइल यूनिट, उसकी सुरक्षा यूनिट और उसका एयर सपोर्ट, ऑल तीनों भारत द्वारा निष्क्रिय कर दिए गए थे। और यह सब इतना तेज हुआ कि पाकिस्तान समझ भी नहीं पाया कि उसका सबसे गुप्त हथियार भारत के हाथों में कैसे चला गया। इसी दौरान रॉ ने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक और चौंकाने वाली जानकारी दी कि पाकिस्तान की मिलिट्री अब चीन से इमरजेंसी सपोर्ट मांग रही है। लेकिन चीन इस बार खुलकर हस्तक्षेप करने से डर रहा है, क्योंकि भारत ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि इस युद्ध में तीसरे देश का समर्थन भारत अपनी सुरक्षा पर सीधा खतरा मानेगा। और यही कारण था कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी अब पाकिस्तान पर ही बढ़ने लगा था। इसी बीच भारत के मिलिट्री कमांड ने पीओके के भीतर अगले 20 किलोमीटर का क्षेत्र पूरी तरह नो एस्केप जोन घोषित करते हुए वहां मौजूद सभी दुश्मन संसाधनों को खत्म करने का आदेश दिया। और अब भारत की तीनों स्पेशल यूनिट्स, साइलेंट वाइपर, नाइट वोल्व्स और शैडो रेजिमेंट, एक साथ आगे बढ़ीं, जबकि आसमान में राफेल, तेजस और ड्रोन स्वॉर्म एक सुरक्षात्मक घेरा बना रहे थे। अब यह लड़ाई अपने उस मोड में प्रवेश कर चुकी थी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अब मिशन सिर्फ दुश्मन को हराने का नहीं बल्कि पूरी घाटी को आतंक की पकड़ से मुक्त करने का था। और यही वह क्षण था जब भारत की सेना ने दुश्मन के सबसे बड़े, सबसे मजबूत और सबसे गुप्त कमांड सेंटर की लोकेशन को लॉक कर लिया। और वहां पहुंचने के लिए अगले चरण की शुरुआत अब होने वाली थी। जैसे ही भारतीय कमांडो टीमों ने दुश्मन के उस गुप्त कम्युनिकेशन बंकर से वह पूरा ब्लूप्रिंट हासिल कर लिया, पूरे ऑपरेशन में एक ऐसा मोड आ गया जिसने पूरी लड़ाई की दिशा ही बदल दी। क्योंकि उस ब्लूप्रिंट में सिर्फ दुश्मन की पोजीशंस नहीं थीं, बल्कि वह गुप्त फाइलें भी थीं जिनमें पाकिस्तान की सेना ने अगले 72 घंटों के भीतर किस किस जगह पर हमले की तैयारी कर रखी थी, कौन सी विदेशी एजेंसियां उन्हें सिग्नल इंटेलिजेंस दे रही थीं, कहां-कहां से हथियारों की सप्लाई हो रही थी और सबसे बड़े करोड़ों के फंड वाले आतंकवादी कैंप किस घाटी में शिफ्ट किए जा रहे थे। और यह जानकारी मिलते ही भारतीय ऑपरेशन रूम में मौजूद हर अधिकारी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, क्योंकि अब भारत सिर्फ दुश्मन की योजना को समझ नहीं रहा था, बल्कि उसे उसी की योजना के खिलाफ इस्तेमाल करने जा रहा था। इसी दौरान दिल्ली में सुरक्षा परिषद की बैठक फिर से बुलाई गई, जहां एनएसए, रॉ चीफ और आर्मी चीफ ने प्रधानमंत्री को यह बताया कि अब यह सिर्फ एक मिशन नहीं रहा, बल्कि यह एक निर्णायक अवसर है जहां दुश्मन की रीढ़ एक ही वार में तोड़ी जा सकती है। लेकिन यह तभी संभव होगा जब भारत आगे बढ़कर दुश्मन के उन 3 हाइपर सिक्योर बंकरों को कब्जे में ले ले जो पीओके में पाकिस्तानी सेना की रीढ़ थे, क्योंकि वहीं से पूरी कमांड, हथियारों की सप्लाई, आतंकियों की ट्रेनिंग और सीमा पर हमलों की योजना बनती थी। और इस रिपोर्ट को सुनते ही प्रधानमंत्री ने बिना एक पल गंवाए कहा, अगर यह 3 बंकर गिरते हैं तो आतंक की जड़ वहीं सूख जाएगी। और यह फैसला सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक होगा। आदेश मिलते ही उत्तरी कमान में तैनात स्पेशल ऑप्स डिवीजन को तुरंत ट्रिपल वेक्टर एंगेजमेंट एक्टिवेट करने को कहा गया, जिसमें 3 दिशाओं से 3 अलग-अलग कमांडो टीमें दुश्मन के तीनों बंकरों पर एक साथ हमला करतीं, ताकि दुश्मन को समय ही न मिले कि वे समझ सकें कि हमला कहां हुआ है और कौन कर रहा है। लेकिन मुश्किल यह थी कि ये तीनों बंकर 3 अलग-अलग पहाड़ियों के भीतर बने थे, जहां पहुंचने के लिए न सड़कें थीं न स्पष्ट रास्ते, और ऊपर से ड्रोन निगरानी इतनी ज्यादा थी कि कोई भी मूवमेंट होते ही पकड़ा जा सकता था। लेकिन भारतीय कमांडो को इससे ज्यादा कठिन मिशन कई बार दिए गए थे और हर बार वे उम्मीद से कहीं बेहतर निकले थे। उसी रात 3:12 पर तीनों कमांडो स्क्वाड, हॉक स्ट्राइक की अल्फा यूनिट, नाइट वोल्व्स की डेल्टा टीम और शैडो रेजिमेंट की फैंटम यूनिट अपने अपने रास्तों पर निकल चुकी थीं। हर सैनिक ने अपने हेलमेट पर नाइट विजन लगाया हुआ था
मौसम बेहद खराब था। पहाड़ों में ठंडी हवाएं चल रही थीं और बादल इतने नीचे आ गए थे कि मानो किसी भी समय बिजली गिर सकती थी। लेकिन कमांडो बिना आवाज किए पत्थरों पर ऐसे आगे बढ़ रहे थे जैसे उनके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे हों। और सबसे खतरनाक स्थिति तब बनी जब अल्फा यूनिट पहाड़ी के उस हिस्से पर पहुंची जहां दुश्मन ने नजर न आने वाले माइक्रो ड्रोन लगाए थे, जिनमें मोशन ट्रिगर सिस्टम